नमस्कार। आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस दिल से दिल तक पहुंचती हैं। राजकुमार और कुम्हारिन। बहुत पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जो न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा, चारों ओर पहाड़ों से घिरा। बीच में एक चौड़ी नदी बहती हुई और नदी के किनारे किनारे बसा हुआ एक समृद्ध नगर। राज्य का नाम था सुवर्णपुर। सुवर्णपुर अपने महलों के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जाना जाता था। यहाँ राजा का नाम लोग कम लेते थे, पर कारीगरों, किसानों और व्यापारियों का जिक्र हर रोज होता था। महल नगर के बीचों बीच था। ऊंची दीवारें, चौड़े द्वार और पत्थरों पर उकेरी गईं पुरानी जीतों की कहानियां। लेकिन उसी नगर के किनारे, जहां पत्थर की जगह मिट्टी थी, वहां एक और दुनिया बसती थी। कुम्हारों की बस्ती। नगर से बाहर निकलते ही रास्ता कच्चा हो जाता था। घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे मिट्टी में डूब जाती थी। यही थी कुम्हारों की बस्ती। छोटे छोटे घर, आंगनों में चाक और हर सुबह गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू। इस बस्ती में लोग नाम से ज्यादा अपने काम से पहचाने जाते थे। यह रामू कुम्हार का घर है। यह वही स्त्री है जिसके बनाए घड़े पानी को ठंडा रखते हैं। और उन्हीं घरों में से एक घर में रहती थी धरा। धरा कोई असाधारण सुंदर लड़की नहीं थी। उसका रूप शोर नहीं मचाता था, पर जो एक बार उसे ध्यान से देख ले, वह फिर नजर नहीं हटा पाता था। उसके बाल अक्सर साधारण से गुंथे रहते, कपड़े मिट्टी के रंग जैसे, और आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों पर शिकायत कुछ भी न करती हों। धरा के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। धरा अकेले चाक चलाती थी और मां मिट्टी गूंथती थी। मिट्टी से उसका रिश्ता सिर्फ काम का नहीं था। वह मिट्टी से बात करती थी, कभी धीमे स्वर में, कभी बिना बोले। लोग कहते थे, धरा के हाथों में मिट्टी डरती नहीं, समझी जाती है। उधर महल के भीतर एक और जीवन पल रहा था। राजकुमार वीरसेन, राजा का इकलौता पुत्र। जिस उम्र में राजकुमार घुड़सवारी, शिकार और तलवार की बातें करते हैं, वीरसेन अक्सर खिड़की से नगर को देखा करता था। वह देखता था कैसे सुबह दूध वाले निकलते हैं, कैसे लोहार हथौड़ा उठाता है और कैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी घुमाता है। राजमहल के शिक्षक अक्सर शिकायत करते, राजकुमार पढ़ते तो हैं पर ध्यान कहीं और रहता है। पर सच यह था कि वीरसेन ध्यान दे रहा था। वह सीख रहा था। वह जानना चाहता था कि राज्य सिर्फ महल से नहीं चलता। एक दिन जब गुरु ने उससे पूछा, राजा बनने का अर्थ क्या है, तो वीरसेन ने कहा, ऐसे फैसले लेना जो देखने में सुंदर न हो पर जरूरी हो। गुरु चौंक गए। राजा ने यह बात सुनी और कुछ देर चुप रहे। उस रात राजा ने वीरसेन से कहा, राजा का दिल भारी होना चाहिए बेटा। हल्का दिल मुकुट नहीं संभाल पाता। वीरसेन ने सिर झुका लिया, पर भीतर कहीं एक प्रश्न रह गया। अगली सुबह सामान्य ही था। राजा दरबार में थे।
नगर में बाजार सजा था और कुम्हारों की बस्ती में धरा चाक चला रही थी। राजकुमार अपने मित्रों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर धरा पर पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। अगले दिन राजकुमार साधारण वस्त्रों में वहां आया। घोड़ा दूर बांध दिया गया था। न कोई सैनिक था, न कोई शोर। वह चाक के पास रुका। धरा ने नजर उठाई, फिर वापस मिट्टी पर झुक गई। कई लोग आते थे, घड़े देखने, मोलभाव करने, पर यह युवक बस खड़ा रहा। काफी देर बाद धरा ने पूछा, कुछ चाहिए? युवक बोला, नहीं, बस देख रहा था। धरा ने हल्की सी मुस्कान दी। मिट्टी देखने से क्या मिलता है? युवक ने कहा, समझ। धरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर खालीपन भी नहीं था। उस दिन उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा, पर जब राजकुमार लौटने लगा तो धरा ने कहा, अगर फिर आओ तो सिर्फ सवाल मत लाना। राजकुमार मुस्कुराया और चला गया। उस रात महल में राजकुमार वीरसेन देर तक जागता रहा और कुम्हारों की बस्ती में धरा अपने हाथ धोते हुए चुप थी। दोनों को नहीं पता था कि आज कुछ शुरू हो चुका है। अगली सुबह सुवर्णपुर वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। महल में शंखनाद हुआ, दरबार सजा और नगर की गलियों में दुकानें खुलीं। पर कुम्हारों की बस्ती में एक बदलाव था, इतना सूक्ष्म कि कोई और न देख पाता। धरा ने आज चाक थोड़ा देर से चलाया। उसकी मां ने पूछा, मिट्टी सूख गई क्या? धरा ने सिर हिला दिया, पर उसकी नजर रास्ते की ओर थी। दोपहर के समय वह फिर आया। वही साधारण वस्त्र, वही बिना शोर का कदम। इस बार उसके हाथ में एक टूटा हुआ घड़ा था। धरा ने उसे देखा और बिना चाक रोके कहा, यह टूटा हुआ घड़ा क्यों लाए हो? टूटा तुमसे जोड़ूं मैं? युवक थोड़ा झेंपा, यह मैंने नहीं तोड़ा। वह बोला, यह रास्ते में गिर गया। धरा ने घड़े को हाथ में लिया, उसकी दरार को देखा, फिर कहा, दरार रास्ते में नहीं पड़ती, यह पहले से थी, बस आज दिख गई। युवक चुप हो गया। धरा ने घड़ा अलग रखा और नया मिट्टी का ढेला चाक पर रख दिया। बैठो, उसने कहा, जब तक मिट्टी घूमती है तब तक बातें करते हैं। युवक बैठ गया। तुम यहां क्यों आते हो? धरा ने पूछा। युवक बोला, क्योंकि यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। धरा मुस्कुराई, क्या काम करते हो? युवक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, महल में सेवक हूं। महल में सब वैसा दिखता है जैसा होना चाहिए। युवक ने पहली बार खुलकर हंस दिया। नहीं, उसने कहा, वहां सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा बनने की कोशिश करता है। धरा ने चाक की गति धीमी की। मिट्टी कोशिश नहीं करती, वह बोली, वह बस मान लेती है कि उसे क्या बनना है।
युवक ने ध्यान से देखा कैसे उसकी उंगलियां मिट्टी को चोट पहुंचाए बिना आकार दे रही थीं। अगर मिट्टी टूट जाए, उसने पूछा। धरा ने जवाब दिया, तो उसे पीसकर फिर से गूंथ लिया जाता है। मिट्टी का कोई अंत नहीं होता, सिर्फ रूप बदलते हैं। यह बात युवक ने अपने भीतर रख ली। महल लौटकर वीरसेन आज पढ़ाई में मन नहीं लगा सका। गुरु जब युद्धनीति समझा रहे थे, उसके सामने मिट्टी का चाक घूम रहा था। जब करों की चर्चा हुई, उसे याद आया, कुम्हारों की बस्ती कर समय पर नहीं दे पाती, फिर भी सबसे ज्यादा काम करती है। शाम को राजा ने उससे पूछा, आज तुम बहुत चुप हो। वीरसेन ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि राज्य में सबसे मजबूत चीज क्या है। राजा ने बिना सोचे कहा, सेना। वीरसेन बोला, नहीं, जो चीज टूटकर फिर से जुड़ जाए वह ज्यादा मजबूत होती है। राजा ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उधर धरा की जिंदगी सादा थी, पर आसान नहीं। कुम्हारों की बस्ती में बारिश देर से आती और कर समय पर। कई बार लोग बर्तन ले जाते, पैसे बाद में देने का वादा करके। मां अक्सर कहती, मिट्टी से पेट नहीं भरता। धरा जानती थी कि यह सच है, पर वह यह भी जानती थी कि मिट्टी छोड़कर उसके पास कुछ और नहीं है। उस शाम जब युवक फिर नहीं आया, धरा ने पहली बार उसकी अनुपस्थिति महसूस की, और यह एहसास उसे थोड़ा डराने लगा। तीसरे दिन वह फिर आया। इस बार धरा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने रुककर कहा, वीरसेन। धरा ने नाम दोहराया, जैसे उसे मिट्टी में उतार रही हो। और तुम्हारा? वीरसेन ने पूछा। धरा, धरती। वीरसेन ने मुस्कुराकर कहा। धरा ने सिर हिलाया, हाँ, पर मैं धरती नहीं, सिर्फ उसकी बेटी हूं। उस दिन कोई और बात नहीं हुई, पर नामों ने उनके बीच एक पुल बना दिया। रात को धरा ने सपना देखा, एक घड़ा जिसमें दरार है और वह उसे भरने की कोशिश कर रही है, पर पानी फिर भी रिस रहा है। सुबह उठकर उसने चाक नहीं चलाया। उसने पहली बार सोचा, क्या कुछ दरारें भरी नहीं जाती? और उसी समय महल में वीरसेन एक पुरानी फाइल पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, राजकुमार का विवाह राजनीतिक आवश्यकता है। वीरसेन ने फाइल बंद कर दी। सुवर्णपुर में उस सप्ताह हवा कुछ बदली बदली सी थी। नगर के भीतर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, पर महल के गलियारों में फुसफुसाहटें चलने लगी थीं। राजकुमार अब उस उम्र में पहुंच चुका था जहां राज्य सपनों से ज्यादा निर्णयों की अपेक्षा करता है। एक सुबह दरबार में मंत्रियों की बैठक थी। वीरसेन भी वहीं था, चुपचाप पीछे की ओर खड़ा। मंत्री बोले, राज्य को मजबूत गठबंधन चाहिए। उत्तर दिशा में संधि का प्रस्ताव आया है। राजकुमार का विवाह
अब टाला नहीं जा सकता। राजा ने सबकी बातें सुनी। फिर कहा, समय आएगा। पर वीरसेन जानता था, समय आ चुका है। उस दिन पहली बार उसे महल की दीवारें कसकर सांस रोकती हुई लगीं। दोपहर होते होते वीरसेन फिर कुम्हारों की बस्ती पहुंचा। आज वह कुछ ज्यादा थका हुआ था। धरा ने यह देख लिया। आज मिट्टी भी भारी लग रही है। उसने कहा। वीरसेन ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, शायद इसलिए कि आज वह कुछ और बनना चाहती है। धरा ने चाक रोक दिया। मिट्टी कभी कुछ और नहीं चाहती। वह बोली, उसे बस सही हाथ चाहिए। वीरसेन कुछ देर चुप रहा। फिर अचानक पूछा, अगर किसी को उसका हाथ ही न मिले तो? धरा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तो वह टूट जाएगी। वह बोली, या फिर पत्थर बन जाएगी। यह जवाब वीरसेन के भीतर कहीं गहरे उतर गया। उस दिन वीरसेन जल्दी चला गया। धरा देर तक उसी जगह बैठी रही। अब उसे साफ महसूस होने लगा था, यह युवक साधारण नहीं है। उसके शब्दों में वजन था, उसकी चुप्पी में दबाव। उस शाम उसने अपनी मां से पूछा, अगर कोई इंसान वह न हो जो वह दिखता है, तो क्या प्रेम करना गलत है? मां ने मिट्टी गूंथते हुए कहा, प्रेम कभी गलत नहीं होता बेटी, पर उसके परिणाम हमेशा आसान नहीं होते। धरा उस रात देर तक जागी रही। अगले दिन महल में एक उत्सव था। राज्य के गणमान्य लोग आए थे। संगीत, दिए और सोने की सजावट। वीरसेन राजसी वस्त्रों में पहली बार असहज लगा। जब किसी ने उसे युवराज कहकर पुकारा, तो धरा का चेहरा उसके सामने आ गया। मिट्टी से सना हुआ, सादा और सच्चा। उसी शाम राजा ने वीरसेन से कहा, तुम्हें जल्द एक निर्णय लेना होगा। वीरसेन ने पूछा, अगर निर्णय मन के विरुद्ध हो तो? राजा ने उत्तर दिया, राजा मन से नहीं, राज्य से चलता है। यह वाक्य वीरसेन के भीतर गूंजता रहा। कुछ दिन बाद वीरसेन फिर बस्ती गया। इस बार उसने खुद कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। धरा ने काम रोक दिया। जो भी हो, उसने कहा, मिट्टी के सामने झूठ नहीं चलता। वीरसेन ने गहरी सांस ली। मैं वह नहीं हूं जो तुम समझती हो, उसने कहा। धरा चुप रही। मैं राजा का बेटा हूं। शब्द हवा में ठहर गए। धरा के हाथ से मिट्टी का ढेला नीचे गिर गया। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर धरा ने धीमे स्वर में कहा, तो तुम राजकुमार हो? वीरसेन ने सिर झुका लिया। मैंने नहीं चाहा कि तुम मुझे इस नाम से जानो। धरा की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस
एक गहरी थकान। मिट्टी राजा और कुम्हार में फर्क नहीं करती, वह बोली, पर समाज करता है। उस दिन वीरसेन फिर नहीं रुका और धरा पहली बार रोई। उसे प्रेम का दुख नहीं था, उसे आने वाले भविष्य का डर था। उसे पता था राजकुमार का प्रेम मिट्टी की तरह साधारण नहीं रहने वाला। सुवर्णपुर में अब उत्सव की तैयारी नहीं थी, अब वहां निर्णय की तैयारी थी। महल के गलियारों में कदमों की आवाज तेज हो गई थी और दरबार की बैठकों में चुप्पी लंबी। राजकुमार वीरसेन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उपस्थित रहता था पर शामिल नहीं होता था। एक रात राजा दरबार से लौटते हुए अचानक गिर पड़े। वैद्य बुलाए गए। महल में हलचल मच गई। वैद्यों ने कहा, राजा की आयु और तनाव दोनों साथ मिलकर अब शरीर का साथ नहीं दे रहे। यह खबर वीरसेन तक पहुंची। पहली बार उसे यह एहसास हुआ, समय अब प्रतीक्षा नहीं करेगा। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था। जल्द अगले सप्ताह दरबार में घोषणा हुई। राजकुमार वीरसेन का विवाह उत्तर दिशा के राज्य सौमेगढ़ की राजकुमारी अन्वेषा से तय किया जाता है। सुवर्णपुर में ढोल बजे, पर कुम्हारों की बस्ती में एक चाक अचानक रुक गया। धरा ने यह खबर दूसरों से नहीं सुनी। उसने वीरसेन की आंखों में पहले ही पढ़ ली थी। शादी की घोषणा के बाद 3 दिन बीते। तीसरी रात वीरसेन बिना किसी को बताए बस्ती आया। वह धरा के घर के बाहर देर तक खड़ा रहा। दिया जल रहा था। अंदर धरा मिट्टी नहीं गूंथ रही थी, वह बस बैठी थी। वीरसेन ने धीमे स्वर में पुकारा, धरा। धरा बाहर आई। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं जानता हूं, वीरसेन बोला। तुम्हें सब पता चल गया है। धरा ने सिर हिलाया। राजकुमार का जीवन ऐसा ही होता है, उसने कहा। निर्णय पहले आते हैं, भावनाएं बाद में। वीरसेन की आवाज भर्रा गई। मैं नहीं चाहता था कि यह ऐसा हो। धरा ने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, चाहना कभी कभी काफी नहीं होता। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर वीरसेन बोला, अगर मैं कहूं कि मेरे पास समय कम है। धरा ने उसकी ओर देखा। किस तरह कम? उसने पूछा। वीरसेन ने नजर झुका ली। ऐसा समय जिसे मैं राज्य के नाम करना चाहता हूं। धरा समझ गई, पर पूरी तरह नहीं। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धरा भीतर गई और एक छोटा सा पात्र लेकर बाहर आई। उसने वीरसेन के हाथ में दिया। यह घड़ा नहीं है, वह बोली। यह प्रतीक्षा है। वीरसेन ने उस पात्र को दोनों हाथों से थामा। अगर तुम लौटे, धरा ने कहा, तो मैं इसे भर दूंगी। वीरसेन कुछ नहीं बोला।
वह जानता था यह वादा शायद निभ नहीं पाएगा। उस रात वीरसेन बिना पीछे देखे लौट गया। धरा देर तक वहीं खड़ी रही। उसने रोया नहीं, पर पहली बार उसने मिट्टी को छूने से मना कर दिया। सुवर्णपुर ने इससे पहले कई उत्सव देखे थे, पर ऐसा उत्सव कभी नहीं। महल को सफेद और सुनहरे कपड़ों से सजाया गया था। दियों की पंक्तियां ऐसी लगती थीं जैसे रात ने खुद श्रृंगार कर लिया हो। राज्य के हर कोने से अतिथि आए थे। ढोल, शहनाइयां और मंत्रोच्चार, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। बस एक चीज अपनी जगह पर नहीं थी। राजकुमार वीरसेन अपने कक्ष में अकेला बैठा था। राजसी वस्त्र उसके शरीर पर किसी और की तरह लग रहे थे। उसकी सांस तेज थी, हथेलियां ठंडी। वह जानता था आज का दिन सिर्फ विवाह का नहीं, विदा का भी है। वह बीमारी जिसे वह वर्षों से छुपाता आया था, अब उसे हर दिन कमजोर कर रही थी। वैद्य पहले ही कह चुके थे, तनाव और जिम्मेदारी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो शरीर साथ नहीं देगा। वीरसेन ने कभी धरा को यह सच पूरी तरह नहीं बताया। शायद वह चाहता था कि वह उसे कमजोर नहीं, पूरा देखे। उधर कुम्हारों की बस्ती में वह सुबह बिल्कुल साधारण थी। धरा सूरज निकलने से पहले उठी। उसने चाक साफ किया, मिट्टी गूंथी, पर हाथ कांप रहे थे। मां ने पूछा, आज काम नहीं करोगी? धरा ने धीरे से कहा, आज नहीं। वह नदी के किनारे गई और देर तक पानी को देखती रही। उसे लग रहा था जैसे कुछ उसके भीतर टूट चुका है। जब वीरसेन मंडप की ओर चला तो लोगों ने तालियां बजाईं, पर उसके कानों में कोई आवाज नहीं जा रही थी। मंत्र पढ़े जा रहे थे, पर शब्द उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। वह बस एक पल के लिए धरा को याद कर रहा था। उसकी चुप मुस्कान और मिट्टी से सने हाथ। उसी क्षण उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसके कदम लड़खड़ाए और फिर राजकुमार मंडप में गिर पड़ा। महल में अफरातफरी मच गई। वैद्य दौड़कर आए। रानी रो पड़ी। मंत्री सन्न रह गए। थोड़ी देर बाद सच सामने आया। यह कोई विष नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था। यह वह बीमारी थी जो वर्षों से राजकुमार के भीतर चुपचाप पल रही थी। राजा को यह बात पहले से पता थी। विवाह एक मजबूरी था, राज्य के लिए, उत्तराधिकारी के लिए। उसी शाम एक संदेशवाहक कुम्हारों की बस्ती पहुंचा। राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। धरा बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। महल में आज कोई शोर नहीं था। वीरसेन अपने कक्ष में कमजोर पड़ा था। जब उसने धरा को देखा तो उसकी आंखों में
सुकून उतर आया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हाल में देखो, वीरसेन बोला। धरा कुछ नहीं बोली। मैंने तुमसे पूरा सच नहीं कहा, उसने आगे कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे कमजोरी के बिना याद रखो। धरा की आंखें भर आईं। प्रेम कमजोरी से नहीं डरता, उसने कहा। वह तो सच से डरता है। धरा ने अपने थैले से वही छोटा पात्र निकाला जो उसने उस रात वीरसेन को दिया था। मैंने कहा था, यह प्रतीक्षा है। वह बोली। अब समझ में आया कि यह प्रतीक्षा नहीं, विदा थी। वीरसेन कुछ नहीं बोल सका। उसने बस उस पात्र को सीने से लगा लिया। उस रात वीरसेन गहरी नींद में चला गया। वैद्य जानते थे, यह नींद सामान्य नहीं है। और धरा महल के बाहर दियों की कतार के बीच खड़ी रही। उसे पहली बार महल बहुत छोटा लगा। सुबह होने से पहले ही महल की दीवारों के भीतर एक खामोशी उतर आई। ऐसी खामोशी जो शोर से नहीं, सच से पैदा होती है। राजकुमार वीरसेन अब इस संसार में नहीं था। न कोई युद्ध हुआ था, न कोई षड्यंत्र, बस एक थका हुआ शरीर और एक जिम्मेदार मन जो आखिरकार रुक गया था। राजा अपने कक्ष में पत्थर की तरह बैठा था। जिस बेटे को उसने राज्य के लिए तैयार किया, उसी बेटे को राज्य की वजह से खो दिया। मंत्रियों ने कहा, इतिहास में राजा वीरसेन एक महान शासक कहलाएगा। राजा ने धीमे स्वर में कहा, पर मेरे लिए वह बस एक बेटा था। जब अंतिम संस्कार की तैयारी हुई तो एक नाम हर किसी ने ढूंढा, धरा, पर वह महल में नहीं थी। न वह रोई, न उसने विलाप किया। वह कुम्हारों की बस्ती में थी। धरा अपने आंगन में चाक के सामने बैठी थी। कई दिनों बाद उसने फिर मिट्टी को छुआ। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। वह जान चुकी थी, कुछ चीजें टूटती नहीं हैं, बस अपना रूप बदलती हैं। उसने मिट्टी गूंथी, चाक घुमाया और एक पात्र बनाया। यह घड़ा नहीं था, यह कलश भी नहीं था। यह ऐसा पात्र था जिसमें न पानी रखा जा सके, न अनाज। यह पात्र सिर्फ यादों के लिए था। उसी शाम राज्य में एक घोषणा हुई। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार वीरसेन की अस्थियां राजकीय समाधि में नहीं, नदी के उस पार साधारण भूमि में विसर्जित की जाएंगी। दरबार चौंक गया। राजा ने आगे कहा, क्योंकि वीरसेन ने जीवन भर राजा बनने से पहले इंसान बनना चुना। और तभी राजा ने एक और सच बताया। वीरसेन ने अपनी बीमारी जानते हुए उत्तराधिकारी की दौड़ से खुद को अलग कर लिया था। उसने विवाह स्वीकार किया था केवल इसलिए ताकि राज्य अस्थिर न हो। और उसी रात जब उसने धरा से विदा ली थी, उसने एक आदेश लिख दिया था।
मेरी मृत्यु के बाद कुम्हारों की बस्ती से कोई कर नहीं लिया जाएगा। मिट्टी पर राज्य का अधिकार नहीं होगा। राजा की आंखें भीग गईं। अगले दिन धरा नदी के किनारे पहुंची। वह वही छोटा पात्र अपने साथ लाई थी। जब अस्थियां नदी में विसर्जित की गईं, तो धरा ने अपना पात्र नदी में नहीं डाला। उसने उसे रेत पर रखा और कहा, जो बह सकता था वह बह गया, जो ठहरना था वह यहीं रहेगा। उसने पात्र को नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया। समय बीतता गया। सुवर्णपुर बदला, राजा बदले, महल बदले, पर कुम्हारों की बस्ती आज भी वैसी ही है। आज भी वहां एक पात्र रखा है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। लोग कहते हैं यह राजकुमार की याद है, और कुछ बूढ़े कहते हैं नहीं, यह उस प्रेम की निशानी है जिसने सत्ता से कुछ नहीं मांगा। कुछ प्रेम मिलने के लिए नहीं होते, वे सहे जाने के लिए होते हैं। और कुछ लोग इतिहास में नाम से नहीं, किसी के हाथों में लगी मिट्टी की खुशबू से जाने जाते हैं। तक याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।